तो आप सभी जानते हैं कि श्वास जब तक है तब तक हमारा जीवन है। जब श्वास बंद हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। हम खाने के बगैर कई दिन तक रह सकते हैं, पानी के बगैर भी कुछ घंटे तक रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना कुछ मिनट भी बड़ी मुश्किल से रहा जाता है, और वो भी रह सकते हैं जिन्हें इसका अभ्यास है। अब जब सांस इतनी, अभी आवाज नहीं आ रही, इसमें मैसेज आ रही है, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। हेलो, आवाज सही है सर। किसी किसी की ऑडियो सेटिंग, उनको अपनी तरफ से ऑडियो सेटिंग चेक करनी होगी। ओके सर, ओके ओके ओके। तो इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद भी हमें से कितने लोग इस बात पर ध्यान देते कि हमें श्वास कैसे लेनी चाहिए, या अभी श्वास कैसी चल रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब कभी आपको क्रोध आता है या आकुलता होती है, एंजाइटी बढ़ती है, तो हमारी सांस कैसे चलती है। आप अपने आप को नहीं देख सकें, अनुभव कर सके, तो किसी दूसरे को जब गुस्सा आ रहा है तो उसकी तरफ ध्यान दें कि उसकी सांस कैसी चल रही है, सांस हमें कैसे लेनी चाहिए। क्योंकि ये सब फ्री में आता है, सांस के लिए हमें कोई बिल नहीं देना पड़ता। और ऐसी संसार में परिस्थिति रहती है, प्रचलन रहता है कि जो चीज मुफ्त में आती है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि श्वास का जीवन में क्या महत्व है, आध्यात्मिक रूप से और हमारे व्यवहारिक रूप से, या वैज्ञानिक कहिए या व्यवहारिक, कि हमारे स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, उससे इसका क्या संबंध है, इस श्वास लेने के तरीके का या श्वास का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम थोड़े आध्यात्म की चर्चा करें। सिंपल वे में, हमारी आध्यात्म की यात्रा पर या अध्यात्म के पथ पर सबसे बड़ी क्या बाधा है? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और देखा आपने, क्रोध सबसे पहले है, सबसे मुख्य चीज है, और यदि एक तरह से कहें तो ये रूट कॉज है बाकी तीन का, मान, माया, लोभ। संभवतः यदि क्रोध समाप्त हो जाए तो वो तीन भी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब क्रोध जब आता है तो सांस को की गति को क्या होता है? श्वास की गति तेज हो जाती है। और यह भी सच है कि क्रोध की परिस्थिति में, यानी क्रोध आता है किसी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर, उस समय यदि व्यक्ति अपनी श्वास को धीमी कर दे तो क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या बहुत कम आएगा।
लेकिन जब क्रोध आता है तब व्यक्ति को कोई विवेक नहीं रहता। कभी कभी माँ बाप बच्चों की किसी हरकत पर या किसी व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और इतने क्रोधित हो जाते कि उनको थप्पड़ वगैरह भी मार देते, और बाद में अफसोस होता है कि अरे मैं प्यार से ही समझा देता, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोबारा जब ऐसी परिस्थिति आती है तब भी वैसा ही हो जाता। अब श्वास ऐसी चीज है या ऐसी हमारी प्रक्रिया है कि वो अपने आप चलती रहती है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे सांस लेनी है, अपने आप तेज हो जाती है परिस्थिति के आधार पर। तो क्रोध की परिस्थिति में ये क्रोध आते समय यह सोचना कि मैं सांस की गति को कम करूं बहुत मुश्किल है। फिर क्या करना चाहिए? बाकी समय आप धीमी और लंबी या दीर्घ श्वास का प्रयोग करें, क्योंकि सांस का जैसे मैंने बताया कि अपने आप चलती रहती है, ऑटो कंट्रोल पे रहती है ब्रेन से, लेकिन कुछ समय आप ये कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी आप सांस की गति कुछ समय के लिए धीमी लंबी कर सकते हैं, धीमे धीमे लें, धीमे धीमे छोड़ें कुछ समय, क्योंकि जिस समय आप दूसरे काम कर रहे होंगे सांस की गति पर ध्यान नहीं रहेगा। जब हम ऐसा करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, रोज 30 मिनट 40 मिनट, जरूरी नहीं एक ही समय में 30-40 मिनट करें, आप डिवाइड कर सकते, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको समय फ्री होता है, आप 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए फ्री हैं, तो उस समय आप धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करें। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो दिन में आसानी से 40-50 मिनट का या उससे भी ज्यादा का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे गैप में हमें कई बार फ्री समय मिलता है। और जहां भी है आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष आसन की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा जो ब्रेन में प्रोग्राम है जहां से इसका ऑटो कंट्रोल है सांस का, वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज हो जाएगा तो आपकी नॉर्मल सांस की गति भी धीमी रहने लगेगी। और जब सांस की गति धीमी हो जाएगी, धीमी होती चली जाएगी जैसे जैसे आपका प्रयोग बढ़ेगा, तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर आपके श्वास की गति उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी अभी बढ़ जाती है, और फिर क्रोध की तीव्रता नहीं रहेगी या धीरे धीरे क्रोध आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि परिस्थितियों को नहीं हम बदल सकते, दूसरों के बाहर के ऊपर आधारित हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति के ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया में परिवर्तन आ जाएगा। गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में कहूं तो वो कहते थे कि श्वास क्रोध का वाहन है। अब यदि इस वाहन की गति धीमी कर दी जाए तो क्रोध आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, और इसका साधन है दीर्घ श्वास परीक्षा। परीक्षा का सिंपल शब्दों में अर्थ आपने काफी इसका
अभी लेक्चर्स में सुना होगा, पढ़ा होगा परीक्षा का अर्थ, लेकिन एक सिंपल अर्थ है कि जानते हुए करो, या इंग्लिश वर्ड यूज करूं तो माइंडफुलनेस ब्रीथिंग, ब्रीथिंग विथ अवेयरनेस। तो इसके प्रयोग से ये क्रोध कम होने लगेगा और धीरे धीरे लगभग समाप्त हो जाएगा। तो बाकी के कसाय के 3 अंग भी वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और कषाय क्षीण होगा तो हमारी आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा व्यवहारिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से देखें तो श्वास का हमारे जीवन में या हमारे शरीर में क्या उपयोग है। आप सभी इससे परिचित होंगे, कार कैसे चलती है या स्कूटर कैसे चलता है, या और सिंपल लें तो दीपक कैसे जलता है, मोमबत्ती कैसे जलती है उजाला देने के लिए। तो इन सबका उत्तर है कि इस कार्य के लिए या इन कार्यों के लिए 2 चीज की आवश्यकता है। एक तो ईंधन की, फ्यूल की, और दूसरी है ऑक्सीजन की। इन 2 में से एक चीज नहीं होगी तो ये शक्ति पैदा नहीं हो सकेगी जिससे कार आगे बढ़ सके, स्कूटर चल सके या मोमबत्ती जल सके। आपने स्कूल लेवल पे ये साइंस के क्लास में ये बताया भी होगा प्रयोग करने के लिए कि यदि मोमबत्ती जल रही है और उसके ऊपर गिलास, कांच का गिलास उल्टा रख दें तो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गिलास के अंदर हवा थी और उसमें जो ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज हो गई, उपयोग हो गई, अब ऑक्सीजन नहीं है तो वो बुझ जाती है। हवा में मोटे तौर पर 2 चीजें होती हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन सक्रिय गैस है, नाइट्रोजन सक्रिय नहीं होती या न्यूट्रल या निष्क्रिय गैस है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज करीब 20% रहता है और नाइट्रोजन बैलेंस होती है। कुछ और भी गैसें होती हैं कम मात्रा में, उनको छोड़ सकते हैं। तो इसका बारे में जब भी मैं कभी पार्टिसिपेंट से अपनी जो परीक्षा ध्यान के क्लास में जब ये पूछते हैं कि कार कैसे चलती है, चलने के लिए क्या लगता है, तो प्रश्न रहता है कि पेट्रोल या डीजल, और कुछ पूछेंगे तो दूसरी चीज बताएंगे। लेकिन बहुत कम लोग मैंने देखा है कोई इसकी बात करता है कि हवा की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसका कारण भी यही है कि पेट्रोल का हमें बिल देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ऑक्सीजन फ्री में आती है, फ्री में मिलती है हवा, तो उसका कोई ध्यान नहीं रखता, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। वही अपने जीवन में होता है कि ऑक्सीजन फ्री में मिलती है तो उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी मैंने
देखी हैं, पढ़ी हैं, ध्यान की पद्धतियां, सब में श्वास का बहुत महत्व है। या ये कहिए कि श्वास मेडिटेशन का पहला सिंपल वे है, सबसे सरल ध्यान की पद्धति है, तो वो श्वास के ऊपर आधारित है। श्वास परीक्षा है, या दूसरे और शब्दों में भी उसको बताया जाता, या सिंपल जो है माइंडफुल ब्रीथिंग। तो अभी इसका कैसे उपयोग होता, श्वास का? हम श्वास कैसे लेते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों की रचना में आप ये देखें कि ये दो गुब्बारे जैसे नहीं होते। एक्चुअली इन बड़े गुब्बारों के अंदर या फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे तमाम थैलियां होती, या गुब्बारे के ये गुब्बारे होते। मेडिकल साइंस में इसको एलेबोली बोलते, या हिंदी में सिंपल शब्दों में कहें तो वायु प्रकोष्ठ। तो इसमें ये एयर जाती है, हवा जाती है जब हम सांस लेते हैं, और ये फूलते हैं, और इनके बाहर इस सतह पर ब्लड की छोटी बारीक नलियां होती हैं, जिसे कैपिलरीज बोलते। और ये ब्लड जो सर्कुलेट होता है इन नलियों में होके, ब्लड का कुछ पार्ट जो पूरे शरीर में से वापस आ रहा है वो जाता है, और इसमें यहाँ पर से ऑक्सीजन लेता है, और जो आगे बताऊंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वापस ये वायु प्रकोष्ठों में दे देता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये गंदी हवा, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन ब्लड ने ली, दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ब्लड का शुद्धिकरण हो गया। वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और ऑक्सीजन ले ली, और ब्लड इसको लेके फिर पूरे शरीर में हर कोशिका तक पहुंचाता है, हर सेल तक पहुंचाता है। और हर एक कोशिका और सेल में ये व्यवस्था है कि उसमें एनर्जी पैदा करने का, ऊर्जा पैदा करने का पावर हाउस है, जिसे मेडिकल साइंस में कहें माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, या सिंपल वे में कहिए कि पावर हाउस है, बिजली घर है। कोई भी मशीन, चाहे आपके घर की लाइट हो या फैक्ट्रियों की मशीन हो, ये सब किस बगैर ऊर्जा के, बगैर पावर के नहीं चल सकती। आपने देखा भी होगा, कभी पावर हाउस से बिजली आना बंद हो जाती है तो घर में, शहर में अंधेरा हो जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, हर कोशिका में, और कोशिका की हमारे शरीर में अरबों की संख्या है, तो ऐसे छोटे छोटे कणों में, कोशिकाओं में ये बिजली पैदा होती, बिजली या ऊर्जा पैदा होती है, किससे? ये ऑक्सीजन प्लस ब्लड लीवर से लेके आता है ग्लूकोज, और उन दोनों के रासायनिक क्रिया होके ऊर्जा पैदा होती है। रासायनिक दृष्टि से पेट्रोल, डीजल या ऑयल, मोमबत्ती का मोम, इनका रासायनिक सूत्र या फार्मूला और ग्लूकोज का फार्मूला लगभग एक सही है। सब में कार्बन, हाइड्रोजन रहती है, और कार्बन मुख्यतः जो है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके ऊर्जा पैदा करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस पैदा करते हैं, जो ब्लड वापस लेके आके फेफड़ों में या वो एल्वेओली में देता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो गंदी हवा बाहर निकल जाती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसको हम इफेक्टिव, कि हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सके, हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, जिससे हमारे अंदर ज्यादा ऊर्जा रहे, हम काम ज्यादा कर सकें, कैसे बनाया जा सकता, यानी हमारे सांस लेने का क्या तरीका हो।
जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूले और सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए। हम अभी आपका दूसरा 7:30 बजे क्लास है गुरुदेव का प्रयोग का, तो हम एक 3-4 मिनट और बताएंगे। जो बाकी का पोर्शन है, कल भी मेरा क्लास है ज्योति केंद्र परीक्षा के ऊपर, तो वो उस समय उसको संक्षेप में फिर पूरा कर दूंगा। लेकिन अभी केवल ये समझें कि सांस लेने का सही तरीका ये क्या है, और आप आज उसका अभ्यास भी करें दिन में। संभवतः अभी जो गुरुदेव का प्रयोग होगा उसमें भी उसका अभ्यास होगा। तो सांस लेने का लेते समय या सही तरीका होगा कि जब हम सांस अंदर लें तो पेट फूले, सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए, सिकुड़े। अब सांस पेट में नहीं जाती है, सांस तो वो वायु प्रकोष्ठों में या फेफड़ों के अंदर जो वायु प्रकोष्ठ वहीं जाती है। लेकिन जब हम पेट फुलाते हैं तो पेट कब फूलता है? एक्चुअली हमारे फेफड़ों और पेट के बीच में एक डायफ्राम है। जब वो नीचे जाता है तो चेस्ट एरिया में ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे वहां प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा अंदर आ सकती है। और जब हम पेट को सिकोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाता है और उन पर दबाव डालता है एल्वोलिस के ऊपर, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आई वो सब बाहर निकल जाए। अब इसके क्या बेनिफिट हैं, इसकी चर्चा। एक बेनिफिट तो आपको समझ में आया कि हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, जिससे हमें ऊर्जा ज्यादा पैदा होगी और हमारे अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा कि जब ये गंदी हवा बाहर निकल जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो अब अभी यहीं समाप्त करते हैं आज का वैज्ञानिक चर्चा का विषय। कल आगे